हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल। आप यहाँ पर आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी यूजी वोकेशनल में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर आपको डेली रात के 8 बजे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप लोग इसे डेली आकर जुटें। और हाँ, यहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं डेली रात के 8 बजे, और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल पर ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ अगर आप डिस्कशन इसी पीडीएफ का डेली डिस्कशन चलेगा शाम के 4 बजे, तो आप इसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल से सपोर्टेड चैनल है सिविल एस्पिरेंट ऑफिशियल, उस पर डिस्कशन चलता है, तो आप उसे ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है पॉलिटी में है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वाई विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिसीव्ड द पावर ऑफ डिस्कस द बजट। यहाँ पर किस एक्ट के द्वारा लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है ब्रिटिश इंडिया में बजट को क्या किया गया था? डिस्कस किया गया था। ए में है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1999, डी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। आपको 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा। हाँ, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था? तो इंडियन काउंसिल जो एक्ट 1892 ये इंक्रीज द फंक्शन एंड साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या करता था? फंक्शन को क्या किया था? इंक्रीज किया था। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के गिव द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। यहाँ पर जो था बजट को क्या किया गया? बजट को डिस्कस किया गया था। और साथ ही साथ बजट का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो कब हुआ था? ब्रिटिश इंडिया में। तो यहाँ पर आप इसे ध्यान दीजिए, जो हुआ था ब्रिटिश इंडिया में जो डिस्कस किया गया था वो 1807 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इंट्रोड्यूस कब हुआ था तो 1860 में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी। किस एक्ट के तहत, निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑटोक्रेसी किया गया था? ए द इंडियन काउंसिल एक्ट 99, बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, सी ऑप्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, डी ऑप्शन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग बहुत ही सुंदर जवाब दे रहे हैं। इसी तरह से आप लोग डेली जवाब देते रहें। और साथ ही साथ डिस्कशन, इसी पीडीएफ का डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं डेली शाम के 4 बजे। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये क्या था? तो इसको देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल इंट्रोड्यूस इन वेरी फील्ड बाय GOI एक्ट। एक GOI एक्ट था, इसके तहत विच मेड द होल गवर्नमेंट सिस्टम रिलाइंग कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्या किया गया था? रिलाइंग किया गया था। GOI एक्ट, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसको शॉर्ट में लिख सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट को GOI एक्ट 1935। तो 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब कि
जो सेंटर था और स्टेट के बीच में जो शक्तियों का विभाजन हुआ, एज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स, किस प्लान के तहत स्टेट और सेंटर के शक्तियों में विभाजन किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ए नंबर ऑप्शन में है मार्ले मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 99, बी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हाँ तो दोस्तों ये बताएं कि थर्ड नंबर का जो ऑप्शन हो गया सबका मैंने बता दिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी में इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। हाँ तो देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। और इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, उसको इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और साथ ही साथ इसका कंसिस्टिंग कौन कर रहा था, इसका कंसिस्टर कौन था, तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस थे उसके द्वारा इसको कंसिस्टेंट किया गया था। और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट एज यूनिट, और इसके यूनिट कौन थे, तो प्रिंसली स्टेट। और इसमें जान लीजिए कि यहाँ पर जो द एक्ट आल्सो सेपरेट पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस इन ऑफ 3 लिस्टेज। इसके लिस्ट कितने थे, तो इसके जान लीजिए जो लिस्ट था बिटवीन ऑफ सेंटर एंड स्टेट के, वो टोटल कितने थे, 3 थे। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्क्रेटियल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में 59 आइटम थे, जबकि प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थे। और उसके बाद यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 36 आइटम थे। तो इन सबको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा और साथ ही साथ इसको याद कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, तो 4 नंबर क्वेश्चन है विच एक्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम मेड इट possible for Indians to take part in the administration of their country। तो यहाँ पर किस एक्ट के तहत जो पॉसिबल था इंडियन एक्ट को टेक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, तो ए में हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833, बी ऑप्शन हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 और डी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा चार्टर एक्ट 1883। क्या, चार्टर एक्ट 1883। अब ये जो है चार्टर एक्ट 1883 वो किस सेक्शन के अंदर में, तो सेक्शन इसका जान लीजिए, ये जो है वो 87 सेक्शन के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत, 87 सेक्शन 87 के अंतर्गत में ये आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट सैलिएंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। यहाँ पर निम्न में से कौन जो है वो सैलिएंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट का इंडिया का नहीं है, तो ए ऑप्शन है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडियन फेडरेशन, बी ऑप्शन है रेसिडेंशियरी सब्जेक्ट वर अलॉटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स, सी ऑप्शन है इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और डी ऑप्शन है इट अबॉलिश डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस इट एट द सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। बहुत ही अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग जवाब देते रहें, आपको पता चलेगा कि हम कितना सही दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट बट अलॉटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटर। यहाँ पर जो ये है, तो यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन जो एक्ट था 1935 के तहत जो किया गया था, प्रोवाइडेड रेसिड्यूअरी पावर, वो बाइकॉरी एंड प्रोविंशियल द सेंट्रल और द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर के अंतर्गत किया गया था। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है who among the following person was not a member of cabinet mission। मतलब निम्न में से कौन से आदमी थे
तो यहाँ पर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पर्सन थे जो कैबिनेट मिशन के क्या थे, मेंबर नहीं थे। तो ए में है विलियम वुड, बी ऑप्शन पैथिक लॉरेंस, सी ऑप्शन स्टेफोर्ड क्रेप्स और डी ऑप्शन एवी अलेक्जेंडर। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर का आप लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। इसका करेक्ट हो जाएगा विलियम वुड। विलियम वुड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जान लीजिए जो कैबिनेट मिशन क्या होता है। तो कैबिनेट मिशन जो है वो किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया था? 3 मेंबर्स के द्वारा। किसके द्वारा? 3 मेंबर्स के द्वारा। वो मेंबर कौन कौन से थे? तो पहला था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रेप्स एंड तीसरा जो था एवी अलेक्जेंडर। तीसरा क्या था? एवी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन कब आया? तो कैबिनेट मिशन कब आया आप लोग याद कर लीजिएगा, 24 मार्च 1946 को। कब आया था? कैबिनेट मिशन का गठन किया गया 24 मार्च 1946 को। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है के एम मुंशी। हाँ, तो ये देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग बताएं। तो 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन में देते रहें, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दें। तो 7 नंबर के ये देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो थे प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूटी के क्या थे? असेंबली थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। और यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, इसमें जो बेसिक पॉइंट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अपॉइंट किए गए थे फर्स्ट चेयरमैन। अब पूछेगा कि कंस्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद थे। और उसी के साथ ही साथ ये जान लीजिए कि ये जो किया गया था, कंस्टिट्यूट असेंबली का गठन किया गया था, वो कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। ठीक है, 1946 में थे। और एक प्रोफेसर थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे। तो वाइस प्रेसिडेंट पूछेगा कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथ ही साथ ये जान लीजिए जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे? तो प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी। क्या? प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 8 नंबर अब क्वेश्चन क्या है? तो 8 नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, इंडिया हिस्ट्री के रेफरेंस से द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वर्ल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ प्रोविंसेस, ऑप्शन नंबर बी नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। फिर उसके बाद सी ऑप्शन है इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और डी ऑप्शन है सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो दोस्तों ये देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर जो था प्रोविंसेस किसके द्वारा हुआ था? तो इलेक्टेड किया जाता है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इसमें और जो कुछ है तो ये जान लीजिए कि जो इसमें जो होता है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इसके जो मेंबर होते हैं किसके? तो कंस्टिट्यूटेड असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस का। तो इसमें इनडायरेक्टली मेंबर को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली इलेक्ट के द्वारा। और साथ ही साथ ये किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में किया जाता है। दे वर इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पर जो मेथड होता है वोट देने का, वो वोट को क्या कहते हैं? तो सिंगल ट्रांसफरेबल
ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पर जो वोट की प्रक्रिया होती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा वोटिंग कराया जाता है, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है द कंसेप्ट of judicial in India has been adopted from the Constitution of United Kingdom। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो कंस्टिट्यूटेड किया गया था जुडिशियल रिव्यू के लिए इंडिया का, वो कहाँ से लिया गया है, तो ए में है यूनाइटेड किंगडम, बी है यूएसए, सी है यूएसएसआर और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। हाँ तो दोस्तों ये देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया से लिया गया था जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल जो रिव्यू था वो कहाँ से, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या किए थे, लिया गया था। इट मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एंड एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विथ इट कैन डिक्लेयर नल वॉइड एंड जुडिशरी। यहाँ पर जो था 3 प्रक्रियाओं से यहाँ से लिया गया था, नल पहला, दूसरा में था वॉइड और थर्ड में था जुडिशरी। इन तीनों को देखते हुए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया का जुडिशियल रिव्यू लिया गया। अगला क्वेश्चन है द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम the British Parliament system because India has ए में ऑप्शन है बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद बी ऑप्शन है अ सिस्टम ऑफ क्या है, अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद इसका जो सी नंबर ऑप्शन है, तो सी में क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेटर, मतलब कि द्विसदनीय व्यवस्था था, और डी ऑप्शन था द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर, बहुत ही आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, अभी नहीं धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पर डेली आपको क्लास दी जाएगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते रहेंगे। और साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा एवरी डे। और साथ ही साथ इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप सिविल एस्पिरेंट RFSL को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर देखिए जो 10 का आंसर हो जाएगा, क्या हो गया, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू था वो कहाँ से लिया गया था, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। द एडॉप्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी जो पावर था वो सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट था। देयर इज नो सच सिस्टम इन ब्रिटेन की जो जुडिशियल रिव्यू है उसमें क्या है, ब्रिटेन के जान लीजिए, तो ब्रिटेन में जो सिस्टम जो है, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटेन है। क्या है, अनरिटेन है। ब्रिटेन का पूछेगा आपसे क्वेश्चन, विच स्टेट मतलब कि पूछेगा कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, तो रिटेन, अनरिटेन, ए और बी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जान लीजिएगा क्या हो जाएगा, अनरिटेन। 11 नंबर क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो ए नंबर ऑप्शन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है भारत का वो कहाँ से लिया गया, में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था, रसिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, रसिया से। ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था रसिया से। तो इसमें हम लोग जो क्या हुए थे, इंस्पायर्ड होकर, किससे इंस्पायर्ड हो गए थे, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर क्या किए हैं, इंस्पायर्ड होकर वहाँ से लिए। और साथ ही साथ ये जान लीजिए कि नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन मेड डेमोक्रेसीज कंटेन इन द ड्यूटीज सिटीजन एक्सपेक्ट एक्सेप्ट जापान की जो अदर ड्यूटीज थी उसे
छोड़कर दे वर नॉट प्रेजेंट ओरिजिनली अ वर्ड इंट्रोड्यूस 1976। जो उसका जो था प्रेजेंट नहीं हो पाया था 1976 में जापान के जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे उसको भी करना था, बट वो क्या हुआ, नहीं हो पाया था। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वराज सिंह कमिटी, इसका जो रिकमेंडेट किया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था, तो स्वराज सिंह कमिटी, स्वराज सिंह कमेटी के द्वारा इसे क्या किया गया था, रिकमेंडेशन किया गया था। ठीक है, तो रिकमांड उसके द्वारा किया गया था। और इसमें जो है ये किसके अमेंडमेंट के तहत है, तो ये जो आपको लिया गया था रसिया से वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा यह लिया गया था। और इसमें जो था किससे संबंधित था, तो राइट टू एजुकेशन, इसमें राइट टू एजुकेशन का अधिकार हम लोग को मिला था, जो किसके द्वारा मिला था, इसी के द्वारा मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बेसिक भी जानकारी रखना है। साथ ही साथ 12 नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में टोटल कितने भाग हैं, आर्टिकल्स कितना है और शेड्यूल कितना है। ये ऑप्शन 22 पार्ट्स 395 आर्टिकल्स एंड ए शेड्यूल, बी ऑप्शन 24 पार्ट्स 450 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, सी ऑप्शन 22 पार्ट्स से 390 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, और डी ऑप्शन 24 पार्ट्स 425 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का, तो 12 नंबर का आप लोग करेक्ट आंसर बताएं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें पहले तो ये देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर। 22 पार्ट्स और 22 पार्ट्स 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल, ये जो हैं अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और साथ ही साथ ये जान लीजिए, ये जो थे पहले थे, ये क्या था, आज़ादी के बाद से ये थे, संविधान बनने के बाद से। लेकिन करेंट में कितना पार्ट्स हैं ये जान लीजिए। तो करेंट में 448 आर्टिकल्स है, 448 क्या है, आर्टिकल है, 25 पार्ट है करेंट में, 25 पार्ट है, और 12 शेड्यूल है। कितना शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। एक करेंट टाइम में आज़ादी के बाद से जो अभी का करेंट समय चल रहा है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। तो जो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किससे उधार लिया गया था, किस विचार के तहत लिया गया था। ए में USA, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी USSR। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी आइडिया के द्वारा हम लोग उसको लिए, और इसमें से हम लोग टोटल कितने आइटम्स को लिए थे, तो 52 आइटम्स लिए थे। कितने आइटम्स को लिए थे, 52 आइटम्स को, जो पहले 47 था, पहले कितना था, 47 था। द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ हैव पावर टू मेक लॉ एंड सब्जेक्ट इनुमरेटेड इन करेंट लिस्ट। अभी के जो लिस्ट में है वो क्या है। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन जान लीजिए कि 14 नंबर में क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो चौथा शेड्यूल है वो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसके साथ डील करता है। तो ए ऑप्शन है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बी नंबर ऑप्शन है पॉलिटिकल डिफेक्शन, सी ऑप्शन है पंचायत सिस्टम, और डी ऑप्शन है लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एलोकेशन ऑफ सीट्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर। फोर्थ जो शेड्यूल था वो सर्टेन एलोकेशन सीट्स इन द
राज्यसभा, मतलब कुछ जो सीटें थे वो राज्यसभा से क्या किया गया था, पास किया गया था, राज्यसभा से पास किया गया था स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उनमें जो सीटें हैं उनमें फोर्थ शेड्यूल को क्या कहता है, शो करता है। जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, क्या दिल्ली और पुडुचेरी है जो है स्टेट भी हैं और यूनियन टेरिटरीज भी हैं। वेयर एज एंटी डिफेक्शन इज मेंशन इन 10th शेड्यूल, और 10th शेड्यूल में किसको किया गया था, तो 10th शेड्यूल जो है उसमें पंचायती व्यवस्था को बताया गया। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को बताया गया। फिर उसके बाद ये जान लीजिए 11th शेड्यूल है, जो 11 नंबर शेड्यूल है, तो 11th नंबर जो शेड्यूल है उसमें लैंग्वेज को शो किया गया। किसको? लैंग्वेज को शो किया गया कि हमारे भारत देश में टोटल कितने लैंग्वेज है। और 8 नंबर जो शेड्यूल है, तो 8 नंबर शेड्यूल में देख लीजिए क्या किसको शो किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 8 नंबर शेड्यूल को बताया जाता है। ठीक है, तो 14 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन है जो टाइपिंग नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग जान लें। इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, मतलब एक जो न्यू इंडियन का जो क्रिएट किया गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। तो नया स्टेट का जो निर्माण किया गया था यूनियन स्टेट का, तो वो कौन सा था, किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है? ए में फर्स्ट शेड्यूल, बी सेकंड शेड्यूल, सी में थर्ड शेड्यूल और डी में फोर्थ शेड्यूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जान लीजिएगा थोड़ा सा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट शेड्यूल के तहत क्या किया गया था, अमेंड के तहत एक नया स्टेट को क्या किया गया, जोड़ा जाता है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के तहत। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। यहाँ पर जो था मस्ट बी अमेंडेड था, तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आप लोग का करेक्ट आंसर बता दिया गया है, फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसके द्वारा एक क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक जो क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें छूट गया जो education which was initially a state subject was later transferred to the concurrent list by the मतलब एजुकेशन जो सिस्टम था उसको किस लिस्ट के तहत कंकरेंट में जोड़ा जाता है। तो किसके तहत, अमेंडमेंट के तहत, तो ए में 24th अमेंडमेंट, बी 25th अमेंडमेंट और सी 42 अमेंडमेंट और डी 44 अमेंडमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, ये समझ में आ चुका होगा। जिनको जिनको समझ में आया तो ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही साथ उन बच्चों तक शेयर करें जो पीपीयू में वोकेशनल कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग देते रहें। बहुत ही अच्छा आप लोग जवाब दे रहे थे, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।